हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और बार बार पूछे जाने वाले सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स कि इस 20 टाइप के सवाल और 20 चैप्टर पर आधारित सवालों में से एक भी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको एकदम एग्जाम हॉल के क्वेश्चन वाली फीलिंग आएगी और उससे भी ज़रूरी बात कि आप बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हो। तो आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग शिद्दत से पूरी क्लास को देखिएगा, मज़ा ना आए तो आप कहिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हम आपको सवालों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 5 है, 61 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। अगर हम इसे रीजनिंग में पढ़ते हैं तो एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर गिनतियां दी जाती हैं तो उसे हम नंबर एनालॉजी बोल देते हैं, यहाँ पर लेटर दिए जाते हैं तो उसे हम लेटर एनालॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 61 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। सर 5 से हम 61 कैसे बना सकते हैं? तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है डियर फ्रेंड्स कि 5 से 61 तक हम आ कैसे सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 को अगर हम 12 से गुणा कर दे रहे हैं तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें लाना है सर 61, तो हम 60 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो मतलब हमने 5 को 12 से गुणा किया है, तो जिस संख्या से आपने 5 को गुणा किया है उसी संख्या से आपको 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को करते हैं हम 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। देखो एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था ना, तो 96 में भी हम क्या करते हैं, एक को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 97, 97 हो जाएगी। पर देखिए सर 97 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, पर आपको अपना लगाना है दिमाग। चलो लगाते हैं ध्यान अपना सर कि कैसे आ सकता है। देखो 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 60 आया है। इस 5 से हम ये 12 कैसे बना सकते हैं, इस 5 से हम 12 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर ये 5 है, 5 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, अगर 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा। उसी 12 से उसने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो सर यहाँ पर 8 है, 8 को भी देखो हमने क्या किया था, 5 को डबल किया था ना, तो 8 को डबल करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब क्या है सर कि 5 को हमने 12 से गुणा किया था तो 8 को हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को हम करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 8 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। देखो 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आया था, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था तब हमारा 61 आया था, तो 144 आया है। 144 में एक को हम जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 145 हो जाएगी। 145 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। यह क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 का। हर एक टाइप का सवाल हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। और जितने टाइप के सवाल आपको बताएंगे
उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इस तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे केवल एक ही चीज़ मांग रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपना समय दीजिए और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है डाइस का, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, फलक 5 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। दो पासे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो संख्या 5 है ना, इसके हमें विपरीत संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। तो देखो एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, पूरा चैप्टर सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। पहली और ज़रूरी बात हमेशा याद रखिएगा जब भी हम पासे के सवाल को सॉल्व करेंगे। ज़रूरी बात क्या है सर? कॉमन की बात क्या है? कॉमन की। कॉमन मतलब क्या होता है सर? उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब कोई ऐसी संख्या जो दो जगह, कम से कम दो जगह पर मिले और उससे ज़्यादा कितनी भी बार मिले तो उसे हम बोलते हैं कॉमन। दूसरी और ज़रूरी बात याद रखिएगा कि अगर एक पासे में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, किसी संख्या को पकड़कर उसके राउंड ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो दूसरे पासे में भी हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, आपका कोई सा भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम ढूंढते हैं सर कॉमन। सबसे पहले कॉमन संख्या को ढूंढते हैं। 2 है, 3 है, 6 है। 6 है, 5 है, 3 है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर? 6 3 यहाँ भी है, 6 3 यहाँ भी है। तो एक ही संख्या बच रही है 5 और इधर एक संख्या बच रही है 2। तो देखो 5 का विपरीत सीधा सीधा आप बोल दो क्या होगा? 2 होगा। 2 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक्स आप इस क्वेश्चन को करने का देख लो, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि यदि किसी पासे में 2 फलक आपको कॉमन दिखाई दे जाएं, 2 फलक जब भी आपके कॉमन दिखाई दे जाएंगे तो बची हुई संख्या डायरेक्ट बची हुई संख्या के अपोजिट हो जाएगी। यदि आप इतना जानते हैं कि 6 3 इसमें है, 6 3 इसमें है, तो डायरेक्ट 5 का अपोजिट 2 पे आप टिक कर सकते थे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पर। वेन डायग्राम के सवाल जब भी आते हैं एग्जाम में तो मेरे बहुत सारे भाई इससे घबरा जाते हैं कि सर वेन डायग्राम के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। जो तरीका बता रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन कीजिए। पुरुष हैं, चाचा हैं, शिक्षित हैं। तो बहुत सारे भाई इसको हमारा जो है ऑप्शन से बनाने लगता है, तो ऑप्शन से बनाने पर आप गलत कर देते हो। तरीका हम बता रहे हैं, आप ऐसे समझो। आप ये बताओ क्या दुनिया का जितना भी पुरुष होता है, दुनिया के जितने भी पुरुष हैं वो सब चाचा हो जाते हैं? आप बोलोगे सर दुनिया के सारे पुरुष चाचा हो, ये जरूरी नहीं है। मान लो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर की इकलौती संतान हो, अपने पापा की इकलौती संतान हो और आपके पापा भी अकेले हैं, है ना, आप भी अकेले हो, तो आपका कोई भाई नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो आप तो इकलौती ही हो संतान हो, तब आप किसी के चाचा नहीं बन सकते। मतलब यहाँ से है कि सर दुनिया का हर एक पुरुष चाचा नहीं हो सकता। आप ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो सब शिक्षित ही होते हैं? तो आप में से कुछ के चाचा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कुछ के चाचा जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ ही होंगे, है ना। तो दुनिया के जितने भी चाचा हैं वो सब शिक्षित नहीं होते हैं। अब आप रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने सभी शिक्षित जितने भी शिक्षित हैं वो सब चाचा ही होते हैं? आप बोलोगे सर शिक्षित में तो पापा भी आ सकते हैं, शिक्षित में मम्मी भी आ सकती हैं। मतलब यहाँ से सारे शिक्षित लोग चाचा ही नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षित चाचा हो सकते हैं। अब आप चाचा और पुरुष में बताइए क्या दुनिया का जितना भी चाचा होता है वो सब पुरुष होता है? आप बोलोगे हाँ सर दुनिया के जितने भी चाचा हैं, अंकल हैं, वो सब पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। तो हमने लिख दिया इसको चाचा, ये हो गया हमारा पुरुष। तो चाचा अंदर हो गए, पुरुष के बाहर। अब शिक्षित में आप पहले और तीसरे का रिलेशन बना लो। दुनिया का जितना भी शिक्षित व्यक्ति है वो सब पुरुष नहीं हो सकता, महिला भी हो सकती है, ठीक है। और सारे पुरुष शिक्षक शिक्षित नहीं हो सकते हैं, तो कुछ का रिलेशन आएगा। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं कुछ का रिलेशन कि कुछ चाचा शिक्षित भी होंगे और चाचा जो है पुरुष भी हैं, ठीक है।
ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका बताए हैं आपको हो सकता हो लेंदी लग रहा हो डियर फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिएगा यदि आप जाके सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप से, तो महज 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगे और 100% सही गारंटी के साथ आप बोल सकते हो कि आपका राइट आंसर है। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरे के पूरे 20 सवालों को हमने रखा है। यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो एकदम एग्जाम हॉल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ सर एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सैलोलिज्म का है। कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष दिया गया है। आपको कथन को ध्यानपूर्वक समझना है और इसके निष्कर्ष का सही सही जवाब देना है। तो देखो मेरी बातें आप ये इतना याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बातें बोल रहा है इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि जो उसने कथन में कह दिया उसको आपको 100% सही मान के चलना है कि जो उसने कथन कह दिया वो 100% सही है। अगर वो बोल देगा कि दुनिया का हर एक आदमी, जितना भी आदमी है वो सब क्या है, मूर्ख है, तो अब आप ये मत कहने लगना कि कुछ आदमी बुद्धिमान भी होते हैं। अगर उसने कह दिया कि दुनिया का हर एक आदमी पागल होता है तो हर एक आदमी पागल होता है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी बात को आपको पता होनी चाहिए। आप ये जिद मत पालिएगा कि दुनिया का हर एक आदमी पागल कैसे हो सकता है। इसका जो इसने यहाँ पर 3 लाइन में ये पूरी बात बताई है, इसका कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको इसको 100% सही मानकर चलना है। तो बनाएंगे कैसे, आप ये जरूरी बात देख लीजिए। देखो जब भी कुछ का रिलेशन आएगा तो 2 गोला आपस में ये हल्का सा टचिंग में होगा, इसका मतलब कुछ का है। सभी का होगा तो एक गोला क्या होगा, पूरा बाहर हो जाएगा, एक अंदर हो जाएगा, तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा। जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पर रिलेशन कुछ का सही होगा, और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर सभी का रिलेशन क्या होता है, सही होता है। ठीक है, मेरी इतनी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं इस ग्राफ को, ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। देखो कह रहा है कथन कुछ सितारे बटन है। कह रहा है कि कुछ सितारे क्या हैं, बटन है। तो सर सितारा हमने मान लिया ये गोला हमारा क्या हो गया, सितारा हो गया। कह रहा है कि कुछ सितारा बटन है, तो कुछ का रिलेशन हमने बताया, एक गोला हल्का टचिंग में होगा, ये जितना टचिंग में है ना ये इतना सितारा क्या है, बटन भी है। क्या है, बटन भी है। कुछ सितारा बटन हो गया। कह रहा है कि कोई बटन क्लिप नहीं है, ये एक भी बटन, जितना भी बटन है ये क्या है, क्लिप नहीं है। क्या नहीं है, क्लिप नहीं है। तो हमने इसको कह दिया कि चलो सर कोई भी बटन क्लिप नहीं है। अब देखो कह रहा है कि सभी बटन जो है रिबन है। सर बटन यहाँ पर है, ये जितना भी बटन है मतलब पूरा का पूरा बटन जो है ये क्या है, रिबन है। क्या है, रिबन मतलब फीता है, रिबन है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे आपको चलना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ये जो आपके सामने ग्राफ बना है, कह रहा है कि कुछ सितारे रिबन है। सर सितारा यहाँ है, रिबन यहाँ है, दोनों का हल्का गोला टचिंग में है। जब गोला टचिंग में है तो वो बात आपकी 100% सही हो जाएगी। कह रहा है कि कुछ रिबन बटन है। सर रिबन यहाँ है, बटन यहाँ है। देखो रिबन अंदर गोले में है, ओ सॉरी डियर, बटन अंदर गोले में है, रिबन बाहर गोले में है। कह रहा है कि कुछ, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर कुछ का रिलेशन जो होता है वो सही होता है। उसने कहा कुछ रिबन बटन है, तो कुछ रिबन बटन है अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा। तो बस आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इस क्लास से। देखिए डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का।
रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करना है, मेरी कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो बात क्या है सर, देखो इसको आप हमेशा अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। मेरी ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अपने रिश्तों के ऊपर आप लेकर सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ही सरलता महसूस होगी सवालों को सॉल्व करने में। कैसे सर, देखो ये मान लो आप हो, अगर वो ये आप हो, ये मान लो आप हो, ठीक है। अब वो बोल दिया पिता, तो ये आप हो, जैसे वो बोला पिता, इसका पिता का मतलब क्या है कि सर एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर, ये हो गया पिता। अब वो बोल दिया पिता का पिता, अगर दादा बोल दिया, ये आप हो, आपके पिता हैं, आप के फिर क्या होंगे, दादा होंगे, तो ये एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे। ये बात आपको इतना पता होनी चाहिए। अगर वो मौसी बोल दिया, तो सर पिता के मौसी अगर हमारी बोल दिया, तो हमारी माँ की जो बहन होती है उसे मौसी बोलते हैं, है ना। तो दादा दादी नाना नानी तीसरी पीढ़ी में आपसे ऊपर आएंगे। फूफा फूफी बुआ मौसी ये सब क्या आएंगे, आपके पिता की समकक्ष पीढ़ी में आएंगे। आपकी बहन हो गई, कज़न बहन हो गई, चचेरी बहन हो गई, ममेरी बहन हो गई, फुफेरी बहन हो गई, ये आपके जनरेशन में फिट आएगी, ठीक है। अब कुछ साइन आप समझ लो, अगर वो प्लस है, अगर हम प्लस साइन दर्शा रहे हैं तो इसका मतलब है मेल को हमने दर्शाया है, पुरुष को हमने दर्शाया है। माइनस साइन जहां हम बनाएंगे इसका मतलब है हमने फीमेल को दर्शाया है, महिला को दर्शाया है, ठीक है। अगर हमने इस साइन का कहीं पे प्रयोग किया डबल बॉन्ड का, इसका मतलब क्या है कि वहां पर शादी विवाह हमने रचा दिया है। ये पूरी बातें आप ध्यान से समझिएगा विद इन सेकेंड में सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए उसने लिखा है एम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यन, का अर्थ है यम यन का पुत्र है, यम एट द रेट यन का अर्थ है कि यम यन का भाई है। ये सारी चीजें जो दी गई हैं हमें इसको पढ़ना नहीं है, हमें इस व्यंजक को पढ़ना है कि उसने व्यंजक क्या बोला है। देखो कह रहा है कि पी है क्यू है, ठीक है, पी है क्यू है, बीच में क्या साइन आपके सामने आया है, एट द रेट आया है। तो अब आपको यहां पर देखना एट द रेट कहां है, एट द रेट यहां पर है। एट द रेट का अर्थ क्या है कि यम जो है यन का भाई है। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहां पर पी क्यू दिया है, यमन तो दिया नहीं गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला है, यम पहले आया है, यहां पर देखो पहला है, यन दूसरा है, तो जो पहला है ना वो दूसरे वाले का भाई है। तो यहां पर पहला पी है, यहां पर दूसरा क्यू है, तो पी जो है वो क्यू का भाई है। ये पी जो है, पी भाई है पुल्लिंग है, हमने प्लस कर दिया। पी जो है ये भाई है किसका, क्यू का भाई है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहां पर है विस्मयाद बोधक वाला, कह रहा है कि यम जो है यन का पुत्र है, ये जो क्यू है ये आर का पुत्र है। तो क्यू जो है पुत्र है तो हमने प्लस कर दिया, पुत्र है। अब इसके ऊपर पिता जब बनेगा, पिता या माता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, किसका, आर का, ये पुत्र था ना, तो आर को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो ये हैशटैग का यहाँ पर साइन है, हैशटैग कहाँ है सर, यहाँ है। हैशटैग का मतलब क्या दिया है, यम यन की बहन है, ये आर जो है यस की बहन है। आर बहन है, किसकी बहन है, यस की बहन है। अब यहाँ पर देखो ऐड इसको, यहाँ पर डॉलर का साइन देखो क्या कह रहा है, डॉलर है ना। तो डॉलर का मतलब क्या है कि यम जो है यन का, यम डॉलर एन का अर्थ है कि एम जो है यन का पिता है। ये जो एस है ये पिता है किसका, टी का पिता है, यस पिता है तो ऊपर रहेगा। इसका बेटा कौन सा है, आप बोलोगे सर टी है, बेटा या बेटी क्या है, टी है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो क्यू है ये टी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू जो है किस प्रकार संबंधित है टी से, क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये क्यू जो है टी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी का भाई है और ये भाई का क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगा। तो आप जो है उसके क्या लगोगे, आप बोलोगे सर हम तो कजन लगेंगे, क्या लगेंगे, कजन लगेंगे। तो कजिन जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये है अभी हमने आपको बताया था लेटर, अगर यहाँ पर एक आपको रेशियो दिखाई दे रहा है, दूसरा प्रोपोर्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन है एनालॉजी का। अगर यहाँ पर लेटर दिए हैं तो इसका मतलब है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसको सिंपल भाषा में हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि आप ऐसे समझ लो कि गुड को जिस प्रकार उसने IMQB लिखा है, केयर को जिस प्रकार उसने IYTC लिखा है, तो सेब को हम क्या लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर सर लेटर दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं, आप साथ के साथ लिखते हुए चलिएगा और याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर सर जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। उसने इसको लिखा कितना है? IMQB, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यम का आपका 13 होता है, क्यू का आपका 17 होता है, बी का आपका 2 होता है। तो देखो 7 से 9 बनाना है, आप बोलोगे सर +2 कर दो। 15 से आपको 13 बनाना है, -2 कर दो। 15 से 17 बनाना है, +2 कर दो। 4 से 2 बनाना है, -2 कर दो। मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा है? पहले +2 किए हैं, फिर -2 किए हैं, फिर +2 किए हैं, फिर -2 किए हैं। क्या यही लॉजिक इसके साथ अप्लाई हो रहा है? आप बोलोगे सर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, 1 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है। तो पहले प्लस करेंगे, तो 3 से 5 जाने के लिए 2 प्लस करेंगे, है ना। 1 से 25 आने के लिए -2 करेंगे, तब आप वाई पे आ जाओगे। यहाँ पर 18 है, 18 से 20 जाने के लिए +2 करेंगे, 5 से 3 आने के लिए -2 करेंगे। मतलब लॉजिक क्या है सर कि हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसमें +2 करेंगे। चलो सर यस का कितना होता है? 19 होता है, ए का 1 होता है, भी का जो है 22 होता है, ई का 5 होता है। पहले +2 कर देते हैं, तो 19 2 कितना हो जाएगा? 21, फिर -2 करते हैं। -2 का करने का मतलब कि आपको जेड से उल्टा चलना है, तो जेड से क्या करना है? उल्टा चलना है। तो ए से अगर 1 आप माइनस गए तो जेड पे है, और जेड से 1 माइनस करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? वाई पर पहुंच जाओगे। ये आप इतना ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पहले +2 -2, फिर क्या करेंगे? +2 करेंगे। तो 22 में 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और इससे 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। देखो 21 पे कौन सा लेटर आता है? U आता है। Y को तो हमने लिख दिया। 24 पे कौन सा लेटर आता है? X आता है। 3 पे कौन सा लेटर आता है? C आता है। तो UYXC जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। टाइम चाहे जितना लगेगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि क्लास को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपका हम एक भी मिनट जो है बेफिजूल का खर्च में नहीं लेंगे, लेकिन आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और जितने तरीके से बता रहे हैं, ये सिर्फ एक सवाल को सॉल्व नहीं करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक सवाल आपसे बनता हुआ नजर आएगा। बस आप आज से ये प्रण कर लीजिए कि डेली के रात 8:45 पर हम क्लास से जुड़ेंगे, और 30 प्रैक्टिस सेट को लगातार हम निरंतरता के साथ, खाना नहीं खाएंगे सर चलेगा, लेकिन 30 प्रैक्टिस सेट को हम लगातार ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। पूरी रीजनिंग आपकी हाथों में ना ला दिया डियर फ्रेंड्स, तब आप कहिएगा। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हम। जितने भी लोग आप देखोगे, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। और ये मोस्ट टारगेट किया गया है यूपीएसआई को, यूपीएसआई 2025 को। तो यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ हमारी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके जाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने भी प्रश्न आपके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका क्लास से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम या भिन्न युग्म चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सबसे अलग है उसे हमें निकालना है। तो चलो सर, हाथ है, हाथ को उसने बताया है उंगलियां। टांग है, टांग में उसने बताया है पांव का अंगूठा। वृक्ष है, वृक्ष में उसने बताया है शाखा। बेंच, मेज है, बेंच है। तो आप ये बताओ सबसे अलग आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर
हाथ होता है, हाथ में उंगलियां होती हैं। टांग होता है, टांग में जो होता है हमारे पैर का अंगूठा भी होता है। वृक्ष होता है तो उसमें शाखाएं होती हैं। मेज और बेंच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? आप बोलोगे नहीं सर, मेज अलग है, बेंच अलग है ना। ये जो है हाथ, हाथ से संबंधित है अंगुलियां, टांग है, टांग से संबंधित है अंगूठा, वृक्ष है, वृक्ष से शाखाएं संबंधित है। मेज और बेंच अलग अलग है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे अलग यही है। और यही तो हमें निकालना था कि सबसे अलग हमारा कौन सा भिन्न युग्म है। इसलिए ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को उसने लिखा है ZKKOV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रेप को TIZKV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो पियर्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो वही बात है सर, लेटर हमें पता होना चाहिए। देखो एप्पल लिखा है, एप्पल का अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो सर ए हो जाएगा, ए का 1, पी का हो जाएगा 16, यल का हो जाएगा 12, ई का हो जाएगा 5। उसने लिखा कितना है, इसका हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11, ओ का प्लेस वैल्यू आपका 15 हो जाएगा और भी का प्लेस वैल्यू आपका 22 हो जाएगा। तो चलो इसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं कि सर उसने लिखा कैसे है, उसने लिखा कैसे है। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को मेजरली 4 टाइप से सॉल्व करते हैं। 4 टाइप से मतलब क्या है, या तो पहले का रिलेशन पहले के साथ कर दे, या तो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ कर दे, या तो हम पेयर बना ले। तो देखो अगर 1 से हम 26 बनाना चाहें तो हमें 25 को जोड़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर जी है, दूसरा लेटर आपको ऐसे चेंज करना है। जी का प्लेस वैल्यू यहीं पर लिख देते हैं। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। ठीक है, उसने इसको लिखा कितना है TIZKV। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, जेड है, जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। देखो आपने यहां से 1 से 26 बनाना पड़े तो आप 25 जोड़ दोगे, तो आपको अगर 7 से 20 बनाना पड़े तो आप 13 जोड़ दोगे। सर यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, यहाँ पर 25 जोड़ देंगे, यहाँ पर 13 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आप कितना जोड़ोगे? कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरी ये बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी। बात क्या है सर, देखो अगर 1 और 26 को आप जोड़ो तो 1 26 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 और 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 12 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 20 और 7 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 5 और 22 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 1 26 को जोड़ो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मेरा ये बताने का इतना जोर देकर मकसद सिर्फ एक ही है डियर फ्रेंड्स, कि यदि 2 नंबर को जोड़ने पर, किसी भी 2 नंबर को जोड़ने पर यदि उनका योगफल 27 आता है तो इसका मतलब है कि अपोजिट लेटर को उसने लिखा है। अब आई बात आपको समझ में, ए का अपोजिट जेड होता है, उसने जेड को लिखा है। पी का अपोजिट के होता है, उसने के को लिखा है। ई का अपोजिट भी होता है, उसने भी को लिखा है। तो जिन मेरे भाइयों को अपोजिट लेटर पता है वो तो विद इन सेकेंड में इस प्रश्न का जवाब दे देंगे, लेकिन जो मेरे भाई नहीं जानते हैं अपोजिट लेटर, जिनको नहीं याद है, उनके लिए हमें तरीका बता रहे हैं। अपनी क्लास का सिर्फ एक मकसद है डियर फ्रेंड्स, कि मेरा एक भी भाई जिसको आज तक भी कहीं पर समझ में नहीं आया है वो यहाँ से यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें आज भी आपकी क्लास में समझ नहीं आया। तो चलिए, यदि आपको समझ में आया है तो आप फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। देखो पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 हो जाएगा, ई का प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगा, ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगा, यस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगा। अब आप ये बताओ 16 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका क्या हो जाए 27 हो जाए? आप बोलोगे सर 11 को ऐड कर दो। 5 में कितना जोड़ोगे 22 को जोड़ दो। 1 में कितना जोड़ोगे 26 को जोड़ दो। 18 में 9, 19 में कितना 8। तो अब आप ये बताओ 11 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर के आता है। 22 पे भी आता है। 26 पे जेड आता है। 9 पे आई आता है। एच पे 8 पे क्या आता है एच आता है। तो के भी जेड आई एच, के भी जेड आई एच ऑप्शन 4th में दिया गया है। आपका
यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपने 1% भी अपना ध्यान नहीं भटकाया होगा तो हम ऐसी आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स कि भविष्य में आपका अपोजिट लेटर वाला तो एक भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है इशारे इशारों में। ये इशारे इशारों वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मेरे भाइयों को परेशान कर देता है, मेरी बहनों को परेशान कर देता है, लेकिन आज के बाद आपको ये प्रश्न कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात को कॉपी कलम बंद करके एक बार शिद्दत से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हमने वही बात बताई है सर कि जब भी प्रश्न आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। कैसे लेना है आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। कहीं पर तस्वीर है, कह कौन रहा है? राज कह रहा है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि ये राज है, ये कुछ कहीं पर तस्वीर है उसके बारे में कह रहा है कि वह मेरे दादा, जो तस्वीर में है वो राज के दादा, जो तस्वीर में है वो राज के दादा। तो राज के दादा कब होंगे? तो राज के कोई पिताजी होंगे, और पिताजी के जब पिताजी होंगे तो वो राज के हो जाएंगे दादा। इतनी बात हमने बता दिया। देखो कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे ये दादा हो गए, उनके इकलौते पुत्र का मतलब ये पुत्र, इकलौते पुत्र अजय। तो इनका जो इकलौता, मेरे दादा का जो इकलौता पुत्र था वो था अजय। अजय की इकलौती पुत्री, तो अजय की भी एक इकलौती पुत्री है, ये जो तस्वीर वाली लड़की है, ठीक है, तस्वीर वाली ये जो लड़की है। कह रहा है कि अजय की पुत्री और एक पुत्र है। अजय जो है, अजय उसकी एक पुत्री है और एक पुत्र है। तो राज का दादा ये हो गया, ठीक है, राज का दादा ये हो गया, और उसका इकलौता बेटा अजय हो गया। अजय की सिर्फ एक बेटी है और एक बेटा राज है। तो ये तस्वीर वाली तो बहन मतलब लड़की हो गई और राज हो गया लड़का। कह रहा है कि तस्वीर का व्यक्ति राज से किस प्रकार संबंधित है। ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है या दे रही है वो राज से किस प्रकार संबंधित है, मतलब राज जो है उस किस प्रकार संबंधित है, राज की वह क्या लगेगी। तो आप बोलोगे सर इसको हम अपने ऊपर ले लें, आप ले लो। देखो ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी की ये बेटी है, ठीक है, तो आपकी क्या लगेगी? आप बोलोगे सर वो तो मेरी बहन लगेगी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना है ना, तो बहन लगेगी। बहन जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अपने ऊपर अगर लेकर सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कैलेंडर। और कैलेंडर का क्वेश्चन जब भी आता है कोड याद करने में अच्छे बच्चों के ब्लंडर ही ब्लंडर हो जाता है। कोड हमने आपको एक वीडियो में डेडिकेटली बता दिया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कोड लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि 10 सितंबर 1994 को शुक्रवार है तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका डेट आपको बताना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि 10 सितंबर 1994 को शुक्रवार है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात दिन हो गया, फिर आपका माह हो गया, फिर आपका वर्ष हो गया, फिर आपका लीप वर्ष हो गया, फिर आप जो है शताब्दी का कोड निकालते हो। दिन क्या है? जो ये दिन दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, 10 सितंबर। तो आप सितंबर का कोड यहीं पर आप याद कर लो, सितंबर और दिसंबर याद रखना। सितंबर और दिसंबर का कोड कितना होता है? 5 होता है। सितंबर दिसंबर का कोड 5 होता है। तो माह का कोड हमने 5 लिख दिया। वर्ष की बात कर रहा है तो वर्ष 1994, कौन सा वर्ष है? 94वां वर्ष है, तो हमने 94 को लिख दिया। लीप वर्ष किसको चेक करेंगे? देखो 94 है तो 94 को अब हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। शेषफल 1 आ गया 4, 4 तियां कितना हो गया? 12। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल को लेते हैं, तो हम कितना लिख देंगे? 23 को लिख देंगे। अब शताब्दी का कोड बात करते हैं, शताब्दी का कोड बात करते हैं। तो आप ऐसे समझ लो 6420 करके आप समझ लो, ये शताब्दी का कोड है। अगर 00 आ गया तो 6 कोड लेते हैं, 100 आ गया
तो 4 लेते हैं, 200 आ गया तो 2 लेते हैं, और 300 अगर आ गया तो 0 कोड लेते हैं। बात करते हैं सर कैसे, अगर आपसे हम पूछे, अगर 1600 आपसे पूछे, आप बताइए 1600 जो है ये लीप वर्ष है, आप बोलोगे हाँ सर 400 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 1900 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1900 दिया गया है। 1600 और 1900 का डिफरेंस कितने का है, 300 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। तो जब ये 300 का डिफरेंस है तो हमें कोड कितना लेना है, 0। तो हमने इसको लिख दिया 0। सबको हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 10 5 15, 15 में आप 23 को जोड़ो, ठीक है, 15 में आप 23 को जोड़ो तो 23 5 28, 28 और आपका 20 कितना हो जाएगा, 48, है ना, 48 हो जाएगा। देखो 10 5 15, 10 5 15, 15 में आप क्या कर रहे हो, 23 को जोड़ रहे हो, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में आप क्या करो, 94 को जोड़ दो। 38 में आप 94 को जोड़ दो तो 8 4 12 के 2, शेषफल सॉरी डियर, कितना आ गया, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया। 9 3 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना आया, 132 आया। अब हम क्या करेंगे सर, 132 को आपको जो है 7 से करना है डिवाइड। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 को डिवाइड कर देते हैं 7 से 132 को। 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 6। इसको हमने कर दिया शेषफल 2, ठीक है। अब 7 से 62 को आप भाग दो तो 7 नाम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 7 नाम 63, 7 अठे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56, 6 कितना हो जाएगा, शेषफल आ गया आपका 62। 6 पे कौन सा दिन आता है, 6 पे आता है आपका शनिवार आता है। क्या आता है, शनिवार आता है। मतलब 10 सितंबर 1994 को कौन सा दिन था, एग्जैक्ट दिन जो था वो शनिवार था, लेकिन उसे कितना लिखा था, उसने लिखा था शुक्रवार। मतलब जो दिन यहाँ पर होगा 20 अक्टूबर 1995 को जो दिन होगा उससे एक दिन हमें पहले वाला दिन लिखना है। क्यों सर, क्योंकि 10 सितंबर 1994 को जो एग्जैक्ट डेट था वो शनिवार था, लेकिन उसने शुक्रवार एक दिन पहले वाला दिन लिखा है, ठीक है। तो वही सेम प्रक्रिया इसके साथ अप्लाई करना है। देखो हमने लिख दिया 20 दिन हो गया। अक्टूबर का कोड कितना होता है, तो आप ऐसे याद रखो, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होता है, ठीक है। जनवरी अक्टूबर का कोड 0 होता है। तो अक्टूबर का कोड हमने कितना लिख दिया, 0। वही प्रक्रिया 95 कर दिया। अब उसके बाद दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 95 को लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, शेषफल 1 आ गया 5, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लीप वर्ष हमारा कितना आ गया, 23। अब उसके बाद 1900 है, 16 3 1900, डिफरेंस कितने का आएगा, 300 का। तो हम लिखेंगे 0। सबको करना है ऐड, सबको ऐड करना है। तो देखो ऐड करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो गया, 13। 138 हो गया। 138 को हम डिवाइड किससे करेंगे सर, 7 से। चलो सर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, 6 13 कितना हो गया, 68, 7 नाम 63, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63, शेषफल कितना आएगा, 5। 5 पे कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे सर 5 पे दिन होता है, शुक्रवार होता है। 5 पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है। लेकिन अब देखो इसका मतलब क्या है कि 20 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना कौन सा दिन पड़ेगा, एक दिन पहले वाला। तो एक दिन पहले, शुक्रवार के पहले कौन सा दिन आता है, आप बोलोगे सर गुरुवार आता है। कौन सा दिन आता है, गुरुवार आता है। तो गुरुवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। अब बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि सर हमें कोड नहीं याद होता है, कोड नहीं याद होता है। तो कैलेंडर पर हमने एकदम डेडिकेटली वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2025 प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। एक एक डाउट आपका चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपये दिए हुए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हो, यदि आप सीखना चाहते हो तब।
चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान को ऐसी कौन सी संख्या है जो प्रतिस्थापित कर सकती है। तो कैसे कौन सी संख्या करेगी, देखो अब ये क्वेश्चन है सीरीज का, श्रेणी बोला सीरीज का क्वेश्चन है। एक ही बार में लॉजिक कैसे पकड़ेंगे सर, लॉजिक ऐसे पकड़ो डियर फ्रेंड्स। देखो जब भी संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, संख्या आसपास की दी जाए। देखो जैसे 589 है, 588 है, 583 है, संख्याओं में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम डिफरेंस वाले लॉजिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो डिफरेंस के लॉजिक लगाते हैं। देखो 589 से अगर 588 बनाना है तो आप बोलोगे सर -1 कर दो। 588 से अगर 583 बनाना है तो -5 कर दो। सर आगे क्वेश्चन मार्क पर हम कैसे आएंगे और क्वेश्चन मार्क से 483 पर कैसे जाएंगे, तो ये जानने के लिए आपको 483 से 192 बनाना है। देखो 433 से आपको 192 बनाना है। तो 433 से 192 बनाने के लिए तो कितना, अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे तब तो हमारा 192 आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कितना करें, तो आप इसमें माइनस करना पड़ेगा 625। ये एग्जैक्ट कहाँ से आएगा, 625। इसी को आप इसमें जोड़ दो, ठीक है, इसी को आप इसमें जोड़ दो। मतलब क्या है, अगर 625 है उसमें से 433 घटाओगे तब -192 आएगा। लॉजिक यहाँ से देखिए, 1 है, 5 है, 625 है। तो सर 1 से हम 5 कैसे बना सकते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 पंजे 5 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर -25 को घटाया जाएगा, क्या यहाँ पर -25 घटाया जाएगा। देखो 1 पंजे 5, 5 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 25 पंजे कितना होगा, 125 होगा। तो यहाँ पर आने के लिए 583 से हमें कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। 583 से हमें कितना माइनस करना है, 25 माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। 13 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर बना 7 से आप 2 माइनस करोगे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, 558 हो जाएगा। सर 558 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो ध्यान पूर्वक आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब ये लेटर का नंबर सीरीज है, सॉरी डियर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। लिखा कैसे है उसने, देखो 5 लिखा है, हम पहला प्लेस वैल्यू लिख दे रहे हैं, 10 लिख दे रहे हैं, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। ऐसे चलो 1 से अगर आपको 5 बनाना है तो आप 4 को ऐड करोगे, 4 से आपको 5 से आपको 10 बनाना है तो 5 ऐड करोगे, 10 से अगर आपको 16 बनाना है तो 6 ऐड करोगे। तो लॉजिक कहाँ से सेट हो रहा है, देखो पहले 4 को ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया है। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। 16 में हम कितना जोड़ेंगे, देखो 4 को ऐड किया, 5 को ऐड किया, 6 को ऐड किया, आप कितना ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे। तो 16 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 23, और 23 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर W आता है। तो W से जो ऑप्शन शुरू होगा वही राइट आंसर होगा, बाकी का आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा चलते हैं, देखो R का 18 होता है, 18 को उसने 16, P का 16 होता है, -2 किया। P से अगर हम 14 पे आएंगे -2 करेंगे, 14 से अगर हम 12 पे आएंगे -2 करेंगे। अगर हम 12 से 2 को माइनस कर देते हैं तो 10 पे आएंगे, 10 पे कौन सा लेटर आता है, J आता है। तो W और J से जो ऑप्शन शुरू होगा वही राइट आंसर होगा। तो W और J से यही पहला ऑप्शन शुरू है और यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि रिंग है, बॉक्सिंग है, रिंग है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब सर रिंग का जो रिलेशन बॉक्सिंग के साथ है वही रिंग का रिलेशन किसके साथ होगा। तो रिंग का रिलेशन बॉक्सिंग से क्या है,
आप ये जो हम बॉक्सिंग लड़ते हैं उसको, जो यहाँ पे बॉक्सिंग ये लड़ा जाता है ना, ये जो बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं? रिंग, जहाँ पे बॉक्सिंग लड़ी जाती है। तो रिंग पे क्या किया जाता है? रिंग पे क्या किया जाता है? आप बोलोगे सर रिंग पे हमें स्केटिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्केटिंग किया जाता है। आपको शब्दों का ज्ञान तो कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आ रहा है तो एक ही बार में आप सही कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो देखो रिंग पे क्या किया जाता है? स्केटिंग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको थोड़ा सा वोकैब में आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। दाएं हाथ पे जाएंगे तो पूरब की तरफ जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो पश्चिम पे जाएंगे, ऊपर की तरफ दिशा जो होती है उत्तर होती है और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। आप यहीं पर खड़े हो, अगर वो बोल दिया पश्चिम दिशा तो आपको बाएं हाथ की तरफ जाना है, अगर वो बोल दिया दक्षिण तो आप दाएं हाथ की तरफ निकल लेना। ठीक है, अगर वो बोला ऊपर उत्तर तो आपको इस दिशा में जाना। ये इतना पता है कि जब वो पूरब बोलेगा तो आप यहीं पर आप खड़े हो, वो बोल दिया पूरब तो आप किधर निकलोगे? आपको याद रखना है कि दाएं हाथ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। चलो सर हम मान लिए कि वो व्यक्ति जो है यहीं से शुरू किया है, यहां से वो बिंदु ए से चलना शुरू किया, वो बिंदु बी पर यहां पर पहुंच गया, लेकिन कितना? 3 किलोमीटर चलकर वो बिंदु बी पर पहुंच गया। कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, उसका मुख इधर है तो बायां उसका क्या होगा? ऊपर की तरफ। वो बाईं ओर मुड़ गया, अब वो पहुंचा कहीं चलकर, कहां पहुंचा? सी पे पहुंचा। 3 गुना दूरी चलकर, ये इतना दूरी 3 किलोमीटर चला है तो ये कितना चलेगा? उसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब 9 किलोमीटर। कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। अच्छा, बिंदु सी पर वो अभी पहुंच गया है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और ए तथा बी के बीच की दूरी की 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य बिंदु डी पर पहुंच जाता है। यहां से जितना वो ए और बी की बीच की दूरी है उसका 5 गुना वो इसी दिशा में चल दिया है। कितना? 5 गुना। मतलब अगर ये 3 था तो 5 गुना कितना? 15 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ तक ये जो दूरी है ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 15 टोटल दूरी थी ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु और उसके गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसका मतलब है ये उसका घर था, मान लो यहीं से वो चलना प्रारंभ किया था, यहाँ पर वो जो है डी पर पहुंचा है। ये सीधी रेखा अगर इस रास्ते से चला जाता तो कितना दूरी वो तय करता? तो देखो जब ये यहाँ तक 9 है तो ये भी आपकी 9 हो जाएगी, है ना, ये भी 9 हो जाएगी। अगर इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एक प्रकार से आप ऐसे समझ लो कि एग्जैक्ट ऐसे मान लो, अगर ये यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है ये डिस्टेंस, तो ये भी 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखो कि 9, 12, 15 का कितना? 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये कितना हो जाएगी? 15 किलोमीटर की हो जाएगी। 15 किलोमीटर ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता, हम कैसे निकालेंगे? तो आप ये ऐसे समझ लो कि लंब का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सामने रेखा दिखाई दे रही है ये कर्ण है, यही हमें निकालना है। तो ये इसको हम ऐसे कर देंगे, लंब यहाँ पे आपका कितना है? 12 है, आप कर दो 12 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कितना है? 9 का स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपके सामने आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, आप इस पर रख कर सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, कैसे सॉल्व करना है बताते हैं। देखो कह रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको सबसे पहले चिन्ह बदलना है। देखो
उसने लिखा है 13, यहाँ पर 13 है, 13 के बाद माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा, मतलब जहां माइनस लगा है उसको आपको गुणा बना देना है। कह रहा है 182 गुणा। अब देखो गुणा क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम बना देंगे भाग। अब यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, तो इसको हम बना देंगे प्लस। यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस। अब आपको लगाना है बॉडमॉस का रूल। बॉडमॉस का रूल क्या बोलता है, बॉडमॉस का रूल क्या बोलता है, आपको ऐसे बता रहे हैं कि यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है, बॉडमॉस का रूल कहाँ लगाएंगे, जब जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट सब कुछ एक साथ आपको दिखाई दे जाए तो वहां पर आपको बॉडमॉस का रूल लगाना पड़ता है। तो बॉडमॉस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर ऐसे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो उसको सॉल्व कीजिए, कोई सा भी ब्रैकेट हो। ब्रैकेट के बाद कोष्ठक अगर आपको ये कहीं पर दिखाई दे रहा है तो उसे सॉल्व करो। अगर उसमें कहीं का लिखा है या इंग्लिश में बोले तो ऑफ लिखा है तो सबसे पहले आपको का सॉल्व करना है। को का भाग, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद आपको सॉल्व करना पड़ता है घटाव। ये नहीं कि अब देखो 25 से आप 16 को माइनस कर दो आपका 9 आ जाए, उसके बाद प्लस आए तो 14 जोड़ दो, ऐसे नहीं करना। आपको एक सीरियल क्रम से चलना है, सबसे पहले भाग को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इतना बेसिक से एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरे एक भी भाई को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करते रहिए अपने उस हर एक दोस्त के पास जिसको भी रीजनिंग में आज तक दिक्कत आती है और जिसके भी पास पैसे नहीं है किसी भी सर का पेड क्लास खरीदने के लिए। इतना शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज आपको समझा देंगे, बस आपको वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। तो चलो सर हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। मतलब 182 को 14 से कर देंगे भाग, तो 14 है एकम, देखो ये हो गया 13 माइनस, इसको हम भाग करेंगे तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 हो गया। अब यहाँ पर बचा आपका प्लस 25 और उसके बाद ये माइनस हो गया 16। अब किसको सॉल्व करेंगे सर, आपको सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स किसको, गुणा को। यहाँ पर क्या है गुणा था, ये क्या था गुणा था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब आपको भाग के बाद गुणा, तो 13 को 13 में मल्टीप्लाई करोगे, 13 13 में कितना हो जाएगा 169। अब ये आपके सामने बना 25 माइनस 16। अब किसको, यहाँ पर सर भाग नहीं है गुणा नहीं है तो जोड़ेंगे। 125 में आप क्या करो 69 को आप 169 में आप 25 को जोड़ दो, तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 हो जाएगा, है ना। 9 5 14 के 4 हो गया, कैरी 1 आ गया, 6 2 8 1 कितना हो गया 9 और ये 194। 194 से आपको अब 16 करना है माइनस, तो 14 से अगर आप 6 माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 8। यूनिट डिजिट एक में ही 8, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। टाइम बेशक ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम आपको सिर्फ सवाल नहीं समझा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपको पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करना बता रहे हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा। तो आप टाइम को ये मत समझिएगा कि सर टेम लग रहा है ना, तो टेम तो लगेगा ही, कुछ अच्छी चीज़ें पाने के लिए आपको टेम ज़रूर लगेगा, है ना। चलिए डियर फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का, रैंकिंग टेस्ट का है और इस टाइप से आपके तीन टाइप के सवाल बनते हैं। तीनों टाइप आप कवर कर लोगे विद इन सेकेंड में, लेकिन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में गीतांजलि दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और सपना बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो गीतांजलि दाएं से 25वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या बताइए। देखो बस आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है, एक लेफ्ट से है एक राइट से है, वे अपना स्थान बदल लेती हैं, बस इतनी बात आपको गौर करना है, जब वे अपना स्थान बदलती हैं, ठीक है। देखो एक लेफ्ट से है
दूसरा राइट से है। लेफ्ट से देखो, दाएं साइड से छोर से कौन है? गीता। कितने नंबर पे है? 20 नंबर पे है। सपना बाएं छोर से कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। अपना स्थान बदल लेती है तो गीता जो है दाएं छोर से 25वें स्थान पर, दायां छोर तो यही है, राइट मतलब दाहिना, ठीक है, 25वें स्थान पर आ जाती है, तो हमने इसको लिख दिया 25वें स्थान पर। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? आप ये समझो सिंपल सा, 20 और 25 का डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 5 का डिफरेंस है। 20 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए? 25 हो जाए, 5 जोड़ेंगे। तो 10 में भी हम क्या करेंगे? इसी डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 10 में अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, आप क्रॉस में किसी एक लेफ्ट राइट को ऐड कर लो। आप अगर 10 को ले रहे हो तो 25 को ऐड कर लो, 20 को ले रहे हो तो 15 को ऐड कर लो। तो 20 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसमें से -1 कर देना। बस ये बात याद रखना कि क्रॉस में ऐड करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी थी? 34 थी। 34 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो अगला टाइप का क्वेश्चन बनता, देखो, गीतांजलि दाएं छोर से 25वें स्थान पर आ गई है, तो वो पूछेगा कि सपना का बाएं छोर से नया स्थान कौन सा है? तो सपना तो पहले 10 नंबर पे थी, उसका नया स्थान कौन सा है? 15वां हो जाएगा। ये दूसरा टाइप का सवाल है, ठीक है। और यहीं पर वो ये पूछता कि दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये जो आपका डिफरेंस आता है उतने व्यक्ति आपके बैठे हैं, ठीक है, -1 करके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, बैठकी व्यवस्था का क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे बच्चे अपनी गाड़ी साइड लगा लेते हैं, वो सॉल्व ही नहीं करना चाहते, लेकिन आप सीखोगे बेहतरीन तरीके से। पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। एक बात आप मेरी हमेशा स्टार बना के लिख लीजिएगा कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, एक फिगर पे आपको काम नहीं करना है, एक चित्र नहीं बनाना है। तब क्या करना है सर? मल्टी टाइम, काफी ज्यादा चित्र आपको बना लेने हैं, आपको फायदा होगा। चलिए बनाते हैं सर। देखो हम बना लेते हैं बिना कुछ गिने। देखो कह रहा है कि 7 मित्र हैं, 7 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। तो पंक्ति हम कुछ ज्यादा पंक्तियां बना लेते हैं। देखो एक पंक्ति यहां बना लिया, दूसरी पंक्ति यहां बना लिया, तीसरी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया, चौथी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया, पांचवी पंक्ति हमने यहां पर बना लिया। कितने लोग हैं? 7। तो हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, इतने में तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपका बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो किधर की तरफ है? उत्तर की तरफ है। सभी लोग ऊपर की तरफ मुंह करके बैठिए, ठीक है। ऊपर की तरफ बैठने का मतलब जो आपका दायां होगा वही इनका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वही इनका बायां होगा। कह रहा है कि फलक जो है एकता के ठीक दाएं बैठी है। अभी हम फलक को कहां बैठा दें हमें नहीं पता। चलो आगे एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एकता जो है गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है। ये जो एकता है गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है। एकता जो है गोपी के दाएं से, अगर हम मान लो गोपी को यहां बैठा रहे हैं तो गोपी का दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या हो जाएगी? एकता हो जाएगी। अच्छा सर एक लाइन अगर हम छोड़ दे रहे हैं, गोपी को यहां बैठा रहे हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, एकता यहां आ जाएगी। अगर इसमें हम बैठा रहे हैं गोपी को कहां पर, एक अंक इधर से और छोड़ दे रहे हैं तो ये एकता आ जाएगी सबसे लास्ट में। अब इस दो फिगर का आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम बताते हैं कि ज्यादा बनाओ। देखो अब कह रहा है फलक जो है एकता के ठीक दाएं, तो सर एकता तो यहाँ है, एकता के ठीक दाएं कौन है? फलक है, यहाँ पर बैठा दिए। एकता यहाँ है, एकता के ठीक दाएं फलक यहाँ हो जाएगी। अब ये फिगर भी हमारा नहीं रहा, ठीक है। कह रहा है कि कोमल जो है भावना और दीक्षा के निकटस्थ है ना, निकटस्थ है। मतलब क्या है? कोमल जो है भावना और दीक्षा की जो है
निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, निकटस्थ है। तो कोमल जो है भावना और दीक्षा, तो कोमल को कहाँ बैठा दे, 3 गैप यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 गैप यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बात तो ये पता है कि कोमल तो बीच में रहेगी। अब दीक्षा को इधर कर दे, भावना को इधर कर दे, या कोमल को यहाँ बैठा के भावना को इधर कर दे, दीक्षा को इधर कर दे, ठीक है। अब देखो कर दिया। अब दीक्षा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। दीक्षा कहाँ है सर, दीक्षा यहाँ है, दीक्षा यहाँ है। दीक्षा के बाएं छोर से बैठा व्यक्ति, बाएं छोर से तीसरा बैठा व्यक्ति, तो सर इसके तो बायां सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो ये हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा। तो इससे छोर से गिनते हैं तीसरा व्यक्ति, ठीक है। किसके किसके छोर से, दीक्षा के। तो सर दीक्षा तो यहाँ है, तो हो जाएगा आपका पहला दूसरा तीसरा। क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ये क्या है, छोर पर अंतिम व्यक्ति है, तो ये इधर अंतिम हो जाएगा, तो एक व्यक्ति हमें इधर सरका देना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोपी और कोमल का निकटस्थ है ना, निकटस्थ है। तो कोमल और गोपी, कोमल यहाँ है, गोपी यहाँ है, इनका निकटस्थ जो है वो कौन है, आप बोलोगे सर भावना है। कौन है, भावना है, भावना है। सर भावना तो ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम बताते हैं कि 4 से 5 फिगर पर आप काम कीजिएगा, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो, एक ही बार में आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओ, ज़्यादा आपको इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। यहाँ पर ये 5 शब्द दिए गए हैं, पूछ रहा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। इनको शब्दों का क्रम करने का मतलब है आरोही क्रम में आप इनको स्थापित करने पर चौथा जो है कौन सा नंबर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने लेटर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनको आप कट कर दो। सर AGE इसमें भी है, AGE इसमें भी है, AGE इसमें भी है, AGE इसमें भी है और AGE इसमें भी है, हमने कट कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसका हम अगर प्लेस वैल्यू लिखते हैं, देखो यहाँ पर यन है, यहाँ पर यन है। अब यहाँ पर देखिए AGE है, AGE है, यहाँ इसका अगर प्लेस वैल्यू आई का लिखते हैं, प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 हो जाएगा। यम है ना, यहाँ पर यस है, यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। इसका यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। यहाँ पर टी है, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर यम है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। सर अगर इन दोनों में हम देख रहे हैं, इन इसमें और इसमें, तो AGEIS, AGEIS इसमें भी है, कॉमन मिल गया। तो अब जो है 9 इस 13 को पहले लिखेंगे कि 20 को पहले लिखेंगे, कौन लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर पहले तीसरा लिखा जाएगा। तो जब पहले तीसरा आ गया तो टी है, तो चौथा इसी के जस्ट बाद आएगा, मतलब पहले आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर। तो चलो अब बताते हैं, देखो इसको हमने कर दिया, ये 3 नंबर और 4 नंबर तो हमारा पहले आ गया है, ठीक है। तो इस दोनों का कोई महत्व नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें ढूंढना है। देखो AGEN, AGEN, AGEN हो गया। अब पहले D आएगा, पहले T आएगा, पहले C आएगा। तो आप बोलोगे सर पहले C आएगा, तो हमने C मतलब 5वां पहले कर दिया। अब ये बचे 2, तो पहले D आएगा या T आएगा। तो आप बोलोगे पहले सर हमारा आएगा D आएगा, तो हमने इसको रख दिया और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर चौथे नंबर पे आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो पहला वर्ड यहाँ पर लिखा गया था शब्द, वो चौथे नंबर पर जाएगा। तो कौन सा है, एजेंडा। एजेंडा जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमें अलग जो है चयन करना है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो और उसी समूह से संबंधित हो। अच्छा सर, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, यहाँ पर जो है 3 शब्द दिए गए हैं। कह रहा है कि इसके समकक्ष जो है कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो करेगा।
तो क्या शेर करेगा, तेंदुआ करेगा, चीता करेगा या गाय करेगी? तो आप बोलोगे सर कुत्ता को हम घर में पाल सकते हैं, बिल्ली को हम घर में पाल सकते हैं, बकरी को हम घर में पाल सकते हैं, क्या शेर को हम पालतू पशु के रूप में घर में पाल सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, घर में तो हम शेर को नहीं पाल सकते हैं। तेंदुआ को हम घर में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते हैं। चीता को हम घर में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। किसको पाल सकते हैं? गाय को पाल सकते हैं, घरेलू पशु में गाय को पाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो समान है कुत्ता बिल्ली बकरी के हो जाएगा गाय, सबसे अलग यही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए आप लोगों का इंतजार समाप्त हुआ और आप लोगों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्या आप इसका सही जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? यदि आपने पूरी ऊर्जा के साथ इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और कोई सा भी सवाल आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो मेरी बातें आप याद रखिएगा, 2 बातें। पहली बात क्या है सर? पहली बात तो यही है कि बहुत सारे भाई हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर वर्ग में जो मिसिंग नंबर आता है ना, इसको हम यही नहीं जान पाते हैं कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, किधर को सॉल्व करेंगे हमें ये नहीं पता चलता। तो आज आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, जो आपके सामने ये वर्ग दिया गया है, जहां पर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर? अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए सर अब पहली बात ढूंढते हैं। सर 3 है, 13 है, 4 है, 6 है, 67 है, 31 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क 20 है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढते हैं। बड़ी संख्या कहां पर है सर? इस रो की 13 है, इस रो की 67 है, मतलब बीच में संख्या बड़ी दिखाई दी। तो क्या करेंगे सर? पहली और तीसरी संख्या से हमें बीच वाली संख्या बनाना है। तो 3 और 4 से अगर हमें 13 बनाना है तो क्या करेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12, एक जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। अब अगर आप 6 और 31 को मल्टीप्लाई करोगे तो 67 से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर पे जाते हैं। तो स्क्वायर किसका करें? अगर देखो 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 9, और अगर इस 4 को हम उसमें ऐड कर दें तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13। हाँ सर, बात तो सेट हो रही है। तो चलो 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 हो जाएगा। उसमें हम 31 को जोड़ते हैं तो हमारा 67 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 67 को ही लिखा है, 67 ही लिखा है। मतलब लॉजिक हमें मिल गया है सर कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और 20 को ऐड कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और उसमें जब हम 20 को ऐड कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 45। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 45 होगी। सर 45 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत होती है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, 8:45 पर डेली की रात 8:45 पर यह प्रैक्टिस सेट चलेगा। पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है तो 8:45 पर आप जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिएगा। और 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे डियर फ्रेंड्स। टारगेट है यूपीएसआई का। ठीक है, टारगेट यूपीएसआई है, यूपीएसआई से रिलेटेड है, लेकिन हर एक जगह ये रीजनिंग काम की है। इसमें सीजीएल की भी क्वेश्चन रखे हैं, एनटीपीसी की भी क्वेश्चन रखे हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा यह क्लास। तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।